अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत को आज 2 माह पूरे हो चुके हैं। शुरू में 6 हफ्ते तक जमूद का शिकार इत्तेहादी हुकूमत फैसले लेने से हिचकिचाती रही, लेकिन अब 2 हफ्ते से सख्त और गैर मकबूल फैसले लिए जा रहे हैं। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद इत्तेहादी हुकूमत ने पहला बजट आज पेश किया है। इस बजट पर मुख्तलिफ तबकात से रद्द-ए-अमल प्रोग्राम लेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यही होगा कि पाकिस्तान का IMF के साथ डेडलॉक का शिकार प्रोग्राम बहाल हो गया है, हो जाएगा, उम्मीद क्या है, और क्या पाकिस्तान की मईशत को इस बजट के बाद इस्तेहकाम मिल सकेगा? क्योंकि पिछले दिनों हमने बहुत ज़्यादा दिवालिये की बातें सुनी और अवाम पहले से इस दबाव में थी कि आने वाले बजट के बाद क्या होगा। क्या इसके बाद दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे? क्योंकि खबरें थी कि इंतज़ार यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के साथ माशी डिसिप्लिन में आए। इसके अलावा ये सवाल भी अहम है कि क्या ये ग्रोथ का बजट है या स्टेबिलिटी का, और 5% की ग्रोथ का जो टारगेट सेट किया गया है क्या वो रियलिस्टिक है भी नहीं। इस पर आज बात करेंगे प्रोग्राम में। जो मेहमान हमारे प्रोग्राम में है, सीनियर एनालिस्ट जैगम खान साहब हमारे साथ हैं, PTI से जमशेद इकबाल चीमा साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन कोऑर्डिनेशन FPCCI मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब। जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ आज के बजट को किस तरीके से लिया जा रहा है और क्या उम्मीद रखी जा रही है इस बजट से। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है। 9,802 अरब रुपए का बजट है, और जो कौमी कर्जे की मद में अदायगी की जानी है वो 3,950 अरब रुपए है। खसारे का पाकिस्तान की तारीख की जो रही है उसमें बड़े बजट का जो खसारा है वो इस बजट में सामने रखा गया है। हमारे पास तकरीबन 43% जो बजट का है वो हमने कर्जों की मद में देना है। बुनियादी तौर पर बहुत सी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है अपने एंड पे पाकिस्तान को। कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं अवाम के एंड से। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे इसमें दिया गया है। पेंशन में 5% इजाफा दिया गया है। जो ऊपर का तबका है उसके ऊपर कुछ टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। लेकिन जो सबसे अहम मामलात दिखाई देते हैं और हर गुजरते साल हर आने वाले बजट में बढ़ रहे हैं, वो एक तो हैरान कर देने वाला फिगर है टैक्स चोरी। 3,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी है जो पकड़ने की ज़रूरत है। नाअहलियाँ हैं हमारी गर्दशी कर्जों को लेकर। इन्हीं निकात पर बात करेंगे कि मुश्किल बहुत है, फैसले सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन क्या फैसले दुरुस्त भी किए जा रहे हैं जो आने वाले दिनों के कोर्स करेक्शन कर सकें। मैं सबसे पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप PTI से हैं। आपकी हुकूमत के बाद ये हुकूमत आई कम मुद्दत के बाद, और वो मुस्तकिल ये कह रहे थे कि 3.25 साल आप लोगों ने मेस कर दिया बिल्कुल मईशत के साथ, और हम सबको ये बावर कराया गया कि ये IMF का बजट होगा जिससे IMF का मुतमईन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पाकिस्तान दिवालिये की तरफ बढ़ रहा है। क्या एक बेहतर बजट दे दिया इस इत्तेहादी हुकूमत ने आपके ख्याल में, और ये दिन निकल जाएंगे और IMF मुतमईन हो जाएगा इस बजट के बाद? देखिए, मुझे IMF के इत्मीनान का तो नहीं पता, लेकिन बजट जो है वो आप कह लें कि मैं समझता हूँ उसमें कोई भी आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर को हो तो शायद कोई खुर्दबिन लगा के तलाश करनी पड़े, अदरवाइज़ बज़ाहिर को अच्छी खबर इसमें नज़र नहीं आ रही। पॉपुलर फैसले बाज किए जाने कर रहे हैं, लेकिन मेरिट पे फैसले नहीं है। मसलन कोई भी जो इकानमी है वो ग्रो करती है, प्रोडक्शन के कुछ आप कह लें प्रोडक्शन सेंटर होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन सेंटर पाकिस्तान में है एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में यू कैन से कि एग्रीकल्चर में इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो उसका 22-22% शेयर है GDP में, दूसरा उसमें 38% लोग उसमें रोज़गार उनके पास है। तीसरा ये कि इसमें जो स्वाय ऑटो इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन ऑटो एंड IT, इन 3 इंडस्ट्रीज़ के अलावा तमाम रॉ मटेरियल आपका जो आ रहा है वो सारे का सारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो छोटी या बड़ी, वो एग्रीकल्चर उनका रॉ मटेरियल तैयार करता है। सो ये गुर्बत के खात्मे में, रोज़गार की फराहमी में, खुराक, फूड एंड फाइबर देने में, और यू कैन से कि ये आप कह लें एक ओवरऑल पॉवर्टी एलिवेशन में ये हेल्प करता है। लेकिन उस पर कहीं भी यू कैन से कि उसके पानी की अवेलेबिलिटी में या वाटर कंजर्वेशन की बात कर लें, या उसके इनपुट को सस्ता करने के हवाले से हो, कहीं कोई रिसर्च के हवाले से कोई चीज़ को बेहतर हुई हो, वो नज़र नहीं आ रही। इस वक्त तक अगर हम देखते हैं, अभी तक गवर्नमेंट को आए हुए 2 साल 2 महीने हो गए हैं। 2 महीनों में 2 बुरी खबरें आ चुकी हैं। एक तो ये कि लास्ट मंथ था इसका गंदम का लास्ट मंथ जो है उसको परफॉर्म नहीं किया गया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन गंदम पिछले साल से कम हो गई। दूसरी बड़ी फसल मकई आनी थी। मकई जो है पिछले साल 10.5 मिलियन टन पैदा हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैदा हुई मकई।
और मेजर ग्रोथ है ही। मेजर ग्रोथ जो है वो इस साल अभी तकरीबन 25%, पहली जो बहारिया मकई आई है 25% पैदावार कम हो गई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फीड है, आपका बड़ा सेक्टर है लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री जो है एग्रीकल्चर का 62% है। ये जो 62% सेक्टर है, इसका मेजर इनपुट जो है वो फीड है। अब फीड तकरीबन 2600 या 2700 रुपए की, 2700 रुपए का 40 kg का बैग हो गया है। अब इस प्राइस पे तो आप लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री नहीं पाल सकते, या जो पालेंगे उससे जो दूध आएगा या गोश्त आएगा या अंडे आएंगे वो अवामी पहुंच से बाहर है। सो मुझे बड़ा ब्लीक एक फ्यूचर नज़र आ रहा है लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री का। दूसरा सेक्टर अगर देखें, इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद देखें तो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट 4%, 23% इसका जीडीपी में शेयर है। इंडस्ट्री में 3 एनर्जीज, ऑयल, गैस एंड यू कैन से बिजली। ऑयल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी तीनों महंगे हुए हैं, और महंगे 40% से तीनों महंगे, डिफरेंस ज़्यादा है। 40 से लेके 47% तक डिफरेंस आ गया। अब अगर आपका मेजर जो इनपुट है इंडस्ट्री में, जो मेजर आपका इनपुट है, एक एग्रीकल्चर से आना है जो कम हो जाएगा, और दूसरा आपका एनर्जी से आना है। ठीक है चीमा साहब, लेकिन चीमा साहब कतई कलामी की माजरत, अभी दिन में ट्रांसमिशन में हमारे साथ सैयद महमूद बुखारी साहब थे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। वो तो गुज़िश्ता किसी भी हुकूमत से मुतमिन नहीं, आपके 4.25 साल से मुतमिन नहीं। जो आप रिसर्च की और ये फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, वो तमाम पॉइंट्स ये उठा रहे थे कि ये हुकूमतों की तरजीह नहीं है ज़राअत, और इसी वजह से ज़रई जो ज़मीन है वो रियल स्टेट सेक्टर खा रहा है। और आप लोग तो खुद एमएनएसटीज देते रहे रियल स्टेट सेक्टर को सर, और 4.25 साल बाद अगर ज़राअत यहाँ खड़ी है जो आपके थे, तो 1.5-2 महीने में तो मेरा ख्याल से यहां से तो कुछ क्या निकले। इसका मतलब है कि मजमूई तौर पर हमारी हुकूमतों की तरजीहात ज़रई सेक्टर पर कम है, तवज्जो नहीं है। अगर आप कह रहे हैं वहां से 22-22.5% आता है, तो आप लोग उतनी तवज्जो वहां करते नहीं है कि वो उसको आप सेव कर सकें और किसान उससे मुतमईन हो जाए किसी सूरत। देखें हम बात डाटा से करते हैं, लफ्जों से नहीं करते ना, फिक्रों से करते हैं। इकानमी में फिक्रे कोई चीज़ नहीं है, कोई बयानिया कोई चीज़ नहीं है, बेसिक बात फिगर्स हैं। एग्रीकल्चर में आप कह रहे हैं 2021 में जो बड़ी है, लार्ज क्रॉप्स बड़ी हैं, वो 6% ग्रोथ हुई, और 2022 में जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 7%। एक साल 6% और एक साल 7%। ये ग्रोथ पिछले 30 साल में कभी नहीं हुई। ये ग्रोथ पिछले 30 साल में कभी नहीं हुई कि एक साल 6% आपकी लार्ज स्केल अहम क्रॉप्स में हो। ये आपके आज का जो सर इकोनॉमिक सर्वे कहता है गंदम और कपास दोनों में कमी हुई है पिछले साल में। जी, मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, ये मैं अपना एग्रीकल्चर का सेकंड पेज पढ़े आप जरा। वो कह रहा है कि 6.58% ड्यूरिंग 2022 एंड 5.96% ड्यूरिंग 2021। ये ग्रोथ हुई है बड़ी क्रॉप्स में। ये मतलब ये ओवरऑल ग्रोथ है, जिसमें अगर किसी फसल की अगर एक साल 2021 में कम हुई थी पैदावार इसकी काटन की, उसको मिला के बात कर रहा हूँ। मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। एग्रीगेट 6% और 7%। ये पिछले 30 साल में कभी ये पैदावार नहीं हुई, एक चीज। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोड्यूस किया क्या है हमने, 27.5 मिलियन टन हमने गंदम पिछले साल पैदा की। 27.5 टन ना सिर्फ हिस्टोरिक था, बल्कि अपनी 22.5 करोड़ लोगों के लिए हुकूमत अपने 3 साल में मुस्तकिल गंदम इंपोर्ट करती रही। अभी भी हालात तो गंदम इंपोर्ट पे खड़े हैं। सुन लें जरा प्लीज, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन हमने गंदम छोड़ के आए, जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी है, हमने हुकूमत छोड़ी है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल जो स्टार्टिंग ईयर होता है अगले साल का गंदम का, उस दिन हमने 28 लाख टन गंदम स्टोरों में पड़ी थी, और हमने जो इंपोर्ट की 2021 में वो की 19 लाख इंपोर्ट की। 19 लाख इंपोर्ट की और 28 लाख स्टोर में छोड़ी। इसका मतलब ये है हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व 4 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक रिजर्व का अदरवाइज हमारी अपनी ज़रूरत से हमने गंदम पैदा की। 22.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में खाते हैं, 108 किलो आटा खाता है एक बंदा। 108 किलो जो आटा 108 किलो के हिसाब से 26 मिलियन टन से कम गंदम रिक्वायरमेंट है। हमने 27.5 पैदा की, हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा थी। हमने जो गंदम अफगानिस्तान में भेजी वो भी हमारे पास मौजूद थी, सीड के लिए भी मौजूद थी, फिर भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व 28 लाख टन हम छोड़ के आए थे।
लिहाजा हमने एग्रीकल्चर में वो परफॉर्मेंस दी है जो कभी कभी मतलब आपके लिए अनप्रेसिडेंटेड है, कभी 30 साल में नहीं हुई। ये फिगर्स हैं। मैं भी इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान नाकाबिले यकीन ज़राअत ने तरक्की की है पिछले पौने 4 साल में। चीमा साहब कह रहे हैं, ज़ैगम खान साहब, मौजूदा हालात में क्या एक बेहतर बजट आया है? हमें ये बताया जाए। जैसे चीमा साहब कह रहे हैं कि पॉपुलर फैसले लिए जा रहे हैं, मेरिट पर नहीं, लेकिन ये 1.5 महीना था बमुश्किल हुकूमत के पास एक बजट बना के देना था। हमें कर्जे चाहिए, दरकार हैं कि पाकिस्तान के पास अखराजात करने को पैसा नहीं, डॉलर मुल्क में खत्म है। इस बजट को IMF का बजट कहा जाए, किसी हद तक एक मुतमईन बजट दे दिया गया है। ओवरऑल ये बजट ये 4 महीने निकालेगा, IMF फैसिलिटेट करेगा या मसाइल बढ़ेंगे? शुक्रिया आयशा बख्श साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं चीमा साहब के आर्गुमेंट को आपके सवालात के साथ जरा जोड़ दूं। जी। ज़रूरी मुल्क है लेकिन नेट इंपोर्टर बन चुका है फूड का, नेट इंपोर्टर बन चुका है कॉटन का भी। यह हकीकत आपने इसकी तरफ इशारा किया। लेकिन जो उनका ब्रॉडर एग्रीमेंट है उसके साथ मैं इत्तफाक करता हूँ एक रिजर्वेशन के साथ। फार्मर का भी इस्तेसाल होता है जो पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका है, और एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया जाता है। उसकी एक मिसाल वो शरीफ के पिछले दौरों से भी शुरू होती है। 1990 से लेकर मिसालें अब तक दी जा सकती है। मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा, लेकिन पिछले 3.5 साल की मिसाल ले लीजिए कि शुगर केन में 1 रुपए इजाफे के बावजूद शुगर में जो कीमत बढ़ाई गई, क्या वो किसान का इस्तेसाल नहीं था? क्या उसमें हिस्सा किसान को नहीं मिलना चाहिए था? 250 अरब रुपए शुगर माफिया ने कमाए किसान की जेब से निकालकर। गंदम की कीमत बढ़े बगैर जो आटे की कीमत डबल हुई थी, क्या वो किसान का इस्तेसाल नहीं था? आपको मालूम है जो ऐन पिछले गंदम के वक्त जो खाद का बहरान आया था, वो कितना बड़ा इस्तेसाल था। ठीक वक्त पर जो फार्मर्स को प्राइसेस नहीं मिली, वो कितना बड़ा इस्तेसाल था। फार्मर का इस्तेसाल एज ए सेक्टर भी होता है, क्योंकि फार्मर अपना इन्फ्लुएंस लूज कर चुके हैं पॉलिसी मेकिंग में, असेंबली में। वहां पर अब क्रोनी कैपिटलिस्ट बैठा है। वहां पे वो फार्मर बैठा है जिसकी कोई शुगर मिल है, या वो फार्मर बैठा है जिसका अब्बा तो फार्मर था लेकिन वो खुद इस वक्त या तो रियल एस्टेट बनाकर बैठा है, या रियल एस्टेट वाले की इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है, या शुगर मिल की इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है। आज इस हालत में हम ऐसे नहीं पहुंचे, इस तरह के हालात की वजह से पहुंचे हैं जिसमें लोगों को निगलेक्ट किया गया है। अब बजट और IMF की तरफ आते हैं। देखिए, ये जो इस वक्त मामला है, आज जहां हम खड़े हैं, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। जो बेसिक इकोनॉमिक फिगर्स को भी देख सकता है उसको मालूम है हम कहां खड़े हैं, कि आज IMF की जो हाथ हमारी गर्दन पर हैं, हमारी तारीख में कभी नहीं थे। और उसकी वजह यह है कि इस साल हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 13 बिलियन से डॉलर है, ज़्यादा है। हमारा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 40 बिलियन से ज़्यादा है। हमारा बजट का खसारा 5000 अरब से ज़्यादा है। अब IMF क्या कहती है? देखिए, IMF पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का इदारा है। वो जब आपको कर्ज देती है तो सिर्फ 2 जो आपके इशारे हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उसको सामने रख के कहती है, अच्छा बताओ तुमने कमाया क्या, खर्च क्या किया। आपका बजट डेफिसिट 1 फिस्कल डेफिसिट की बात करती है। और जब आप इधर उधर की बात करते हैं कि नहीं देखो हम तो जो पेट्रोल लेने वाले हैं उनकी जेब में यह डालेंगे, फलां की जेब में डालेंगे, फलां की जेब में डालेंगे, तो वो कहते हैं कि दिखाओ पैसे किधर हैं तुम्हारे पास। जब पैसे नहीं होते तो वो फिर पैसे नहीं देते। इतनी वो इजाजत जरूर देते हैं कि जो बहुत ज्यादा मुतासर लोग हो रहे हैं उनको आप कुछ रिलीफ दे दें, लेकिन ये रिलीफ कभी भी उनके नुकसानात का अजाला नहीं करती। ये जो गरीबों के एक एक खानदान को 2-2 हज़ार जाएगा, ये उनकी जो इस वक्त गुर्बत है, जो सख्त हालत में है, ये उनकी सिर्फ जो खाने के पैसों में कमी हुई है उसको भी कवर नहीं करेंगे। दूसरी बात वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट किधर है, आप डॉलर कितने आप कमा रहे हो, डॉलर कितने आप बाहर भेज रहे हो, उसको कैसे बैलेंस करोगे। ये दोनों फिगर्स आपके सामने मैंने भी रखती, आपको पहले से भी मालूम थी। इस सूरत हाल में आपने बजट जो है वो बनाना है और IMF के इन सवालात के जवाबात को सामने रख के बनाना है। अब बजट की जहां तक बात होती है, जाहिर उसके मुताबिक बनाया गया। अब एक बात यह कि जिस तरीके से बजट पहले दिन पेश किया जाता है, फ्रैंकली मैं तो हर दफा ही खुश हो जाता हूं कि इस साल तो इनकलाब आया ही आया। तो अभी भी जो है पहले दिन तकरीर सुन के तो इस वक्त भी मैं तकरीर की हद तक खुश हो रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि बहुत सी जो ऑप्टिमिज्म है इसमें वो पूरी होगी। मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन सब कह रहे हैं, मेरा भी नहीं ख्याल कि इन्फ्लेशन का इनका टारगेट पूरा होगा, जबकि
जो फैक्टर्स तमाम हैं वो महंगाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो 13-13.5% से नीचे बहुत मुश्किल होगा। टैक्सेशन पता है कलामी की माजरत, जैसे आप फिगर्स रख रहे हैं, रेवेन्यू जो हमारा है वो 4,904 अरब है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 9,802 अरब है, खसारा 4,198 अरब है। सिर्फ सवाल ये बनता है कि ये सस्टेन करेगा तमाम मामला, क्योंकि इम्पैक्ट अभी आवाम पर आना है। जितना बिल और जितना कुछ लगने जा रहा है, बिजली, गैस और पेट्रोलियम को, पेट्रोल तो चले शुरू हो गया, साथ साथ बिजली, गैस और ये तमाम चीजों पर इम्पैक्ट आएगा इस बजट के साथ ही। तो क्या ये सस्टेन करेगा? क्या अवाम इस बोझ को उठा लेगी जो उन पर डलने जा रहा है? आयशा बख्श साहिबा, बात यह है कि इस वजन को किसको उठाना चाहिए। 4,000 अरब का खसारा है, तो इसको किसको, ये किसकी गर्दन पे, ये किसके कंधों पे डालना है? क्या ये उनके कंधों पे डालना है जो इस मुल्क से सब कुछ लेते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है, या जो बेचारे उठा रहे हैं, जो गरीब आदमी एक चाय का पैकेट लेकर जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, माचिस पर लगाते हैं, उसकी एक एक चीज पे लगाते हैं, आपने दोबारा उसी को लादना है। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद ये फरमाया कि 3,000 अरब की टैक्स चोरी हो जाती है। मैं नहीं समझता 3,000 की होती है, उससे बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, सिर्फ 22 लाख अफराद जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, और ये भी तमाम अपना पूरा टैक्स नहीं देते, यानी 1% पाकिस्तान टैक्स देता है। क्या वाकई अग्री करते हैं? पाकिस्तान की तो मिडिल क्लास भी 10% है, 5% लोग तो कम से कम अमीर भी है ना जी। अगर 5% रिच हों और 10% जो हैं वो मिडिल क्लास हों, ये कम से कम बनता है, इससे बहुत बेहतर है। पाकिस्तान इनफैक्ट 30% मैं आती हूँ इसके ऊपर। ये जो हमारी अपनी नाअहलियां और कोताहियां जो आप कह रहे हैं, जिम्मेदारी किस पर फिक्स की जाए, क्या ये जिम्मेदारी भी कभी फिक्स हो सकेगी? हमारे साथ मिर्जा अब्दुल रहमान साहब मौजूद है। सर, आपसे सवाल ये कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है और ये पूरे मामला जो अब डिस्कस हो रहे हैं कि बहरानों के दरमियान बजट आया है, कि हम एक एक्सपेंशन इकोनॉमी से कंट्रैक्शन इकोनॉमी की तरफ जाएं तो सर्वाइव कर सकेंगे। जो अभी टारगेट सेट किया गया है 5% जीडीपी ग्रोथ का, जो इन्फ्लेशन है डबल डिजिट में रहेगी अगले साल में, आपको लगता है रियलिस्टिक फिगर्स हैं, अचीवेबल रहेंगे, या मामला इस हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दरअसल ज़ैगम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब भी बजट आता है तो उसमें कुछ और अट्रैक्शन पैदा की होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस पर क्लास देखी जाती है तो ऐसे नहीं होता। अब आप देखें, ये मुल्क जो है इस वक्त शदीद बहरान में है। आपने पेट्रोल 225 रुपये पे ले गए हैं, बिजली के 8 रुपये यूनिट और महंगा कर रहे हैं, उसके बाद आवाम को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। बाहर से आप लोगों के नज़र लगा के बैठे हैं, सऊदी अरब पे आपने नज़र लगाई, एमरेट्स अरबों पे लगाई, उसके बाद रशिया पे लगाई, मतलब IMF पे लगाई, मुख्तलिफ जगहों पे। फ़िलहाल आपको चाइना पे किसी जगह से कोई उम्मीद नहीं मिली कि आपको कोई आपको कर्जा दे। ऐसे हालात में फिर आप कह रहे हैं कि जो आपका मार्कअप है, मार्कअप आप कह रहे हैं सिंगल डिजिट से डबल डिजिट 23% पे चला जाएगा। आप खुद सोचें, जिस वक्त आपका मार्कअप इतना हो जाएगा, क्या इंडस्ट्री जो बैंकों के साथ काम से चलती है, क्या वो इस चीज़ को मुकाबला कर सकेगी? बाहर मुल्कों में आपका माल जा सकेगा, ज़र मुबादला में आपका इजाफा हो सके? कतई नहीं। जिस वक्त तक देखें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, कभी इसमें तरक्की नहीं हो सकती। अब देखिए, खुद गवर्नमेंट कह रही है कि 3,000 अरब से ज़्यादा टैक्स चोर है। ये यकीन करें, इससे भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें, लोगों ने बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी रखी हुई हैं, उन्हें पूछे टैक्स देते हो, कहते हैं वो क्या होता है। आप इस्लामाबाद की मिसाल लें, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे लोगों ने घर किराए पे दिए, पूछे कोई टैक्स देता है? अब एक नई इन्होंने एक स्कीम डाल रहे हैं, आम आदमी पे बोझ पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि 5% जो घरों पे जो टैक्स लगेगा, सारे एक घर छोड़ के उसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी, बाकी सारी प्रॉपर्टी की रेंट जो है वैल्यू लगा के उस पर 5% में से 1% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। देखिए, आगे हम एक्साइज वालों को बाकायदा प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, CDA को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, एक नया टैक्स आवाम पे आ जाएगा। आप आवाम को रिलीफ तो दे नहीं सकते। आप कहते हैं रात को 8 बजे बंद कर दो। भाई देखें, बात ये इस मुल्क में है क्या? आप 8 बजे ताजरों को, वो भी ताजरों का माशी कत्ल करेंगे तो गरीब क्या कहाँ से कमाएंगे? दिहाड़ीदार तबका जो है वो परेशान है, रोज़गार कोई नहीं, रियल स्टेट का काम बंद है, सिर्फ फाइलों पे काम चल रहा है, प्रैक्टिकली इस वक्त काम कोई नहीं है लेबर का, कोई लेबर को काम करे। और जितने भी इसके रियल स्टेट का जो इस मुल्क में निज़ाम चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, क्योंकि जितने भी सरमायादार हैं जिनके पास पैसा था, या उन्होंने डॉलर लेके बैंकों मिर्जा साहब, मैं आपके इन तमाम सवालों की तरफ आपके से तो बड़ा
एक अहम सवाल बनता है मिर्जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही सर? एक तो मैं पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले सवाल पर आती हूँ, और साथ ही फिर ये कि हम जो आर्टिफिशियल किसी भी इंडस्ट्री को बूम देते हैं और वहां पर हम उसूल भी नहीं देखते हैं, तो फिर इसके ऊपर भी हुकूमतों की पकड़ होनी चाहिए। मगर उससे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बैलेंस है, गुज़िश्ता हुकूमत ने बहुत कोशिश की और उनका टारगेट रहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है और इंपोर्ट डिस्करेज हो, मगर वो भी अचीव नहीं कर सके अपने टारगेट्स उस तरह से। ये इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाना, क्या उसके ऊपर तवज्जो किस हद तक रही? किस तरह के टारगेट्स रखे जाने जरूरी हैं जो रियलिस्टिक भी हो, और किस तरह मुमकिन है कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को फोकस करें ताकि हमें इंपोर्ट को कम, यानी कि हमें सब्स्टिट्यूट उसके यहां पर अवेलेबल रहे, इंपोर्ट बिल हम कम कर सकें? देखिए बात यह ना, देखिए बात यह है कि आपका बात बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कहने का मकसद यह है, देखें कि साबका गवर्नमेंट ने जो भी था इल्ज़ामात, तो जो भी आता है इस मुल्क की बदनसीबी है, जो पिछला जाता है या अच्छे काम करे या बुरे काम करे उसे हम बुरे में गिनते हैं, और जो आता है वो अपने आप को कहता है मैं तो बहुत बादशाह हूँ, मैं तो बड़े अच्छा काम करता हूँ। हालांकि देखिए ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने भी गुज़श्ता 30 साल से ये बैठे हैं, ये बात नहीं है ये दोबारा या 30 साल से है, इन्होंने 30 साल में मुल्क को कहाँ पर ले गए? कोई भी नहीं ऐसी बात नजर आई। डॉलर देखें हर दौर में बढ़ते 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 176-177 पे था, आज 200 से ऊपर से इनके 2 महीने में चला गया। ये बात नहीं है, देखना इस बात को। पेट्रोल देख लें, पेट्रोल आपने बढ़ाते बढ़ाते देखें एकदम 80-90 रुपये पेट्रोल बढ़ा दे, तो गरीब आदमी मोटरसाइकिल वाला जो बेचारा दिहाड़ीदार है जिसकी 40,000 से कम तनख्वाह है, अगर आप उसको 2,000 रुपये दे देते हैं तो उसका क्या बनेगा? 2,000 से कुछ बन सकता है? होना तो ये चाहिए कि जैसे साबका गवर्नमेंट ने एक हेल्थ कार्ड निकाला था, इस तरह आप जिनकी 40,000 तक तनख्वाह बनती है या लाख तक तनख्वाह बनती है, उन लोगों को ऐसा कार्ड जारी कर दें कि जिसमें उसको सब्सिडी दें हर चीज़ में, कि वो जिस दुकान पे जाए उसमें उसके सब्सिडी होनी चाहिए, रेट कम हो। ऐसी भी कोई बात नहीं। अब बजट तो है, बजट में तो इन्होंने ऊपर नीचे से सारी बातें की जो आवाम के सरों से उतर गुजर चली, आवाम को नहीं समझ ही हुआ क्या है। अब देखें, आप बात करते हैं एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट हमारी किस तरह बढ़ सकती है? कवर्ड के दिनों में भी हमारी एक्सपोर्ट देखें ना करते 4-5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी वजह के अल्लाह ताला के करम से दुनिया बैठ गई है, पाकिस्तान ने फिर भी एक्सपोर्ट की है एक्सपोर्ट। लेकिन बात यह है कि आपने इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, आपने बिजली महंगी कर दी है, आप जैसे गैस नहीं दे रहे हैं, आपने जो मार्कअप है जो कर्जा है उसमें आप 24-25% कर रहे हैं। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, लेबर को रोजगार कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री बंद है, मेरी इंडस्ट्री है, मैं अब इंडस्ट्री बंद करूंगा, मैं लेबर को कहाँ से तनख्वाह? जेब से तो कोई नहीं दे सकता। हुकूमत को चाहिए, देखिए ये कहते हैं जी शायद तईशात जो है बंद कर दें। अब यकीन करें कि इन दिनों में मेरी 4-5 एम्बेसडर से मुलाकात हुई, वो पहली बात ये करते हैं, वो कहते हैं हमारे मुल्क के साथ अगर बिजनेस करना चाहते हैं, हमारी तो आपने एक्सपोर्ट बंद कर दी, हम आपसे अब क्या बात करें? पहली बात वो करते हैं। कल भी मैं एक एम्बेसडर साहब से मिला यूरोप के, वो मुझे कहने लगे कि जी आपने तो हमारी जो है ना प्रोडक्ट को बंद कर दिया पाकिस्तान में मंगाना, और अब हम आपसे बात क्या करें? असल बात यह देखिए, गिव एंड टेक होता है। आपके मुल्क की इतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट है, आपकी वो आप बाहर ले जाने के काबिल नहीं है। आपके सारा आधे से ज़्यादा फ्रूट पाकिस्तान में ज़ाया हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। आपकी चेरी है गिलगित बल्तिस्तान में, वो ज़ाया हो जाती है। आप तीसरे चौथे नंबर पर दुनिया में प्रोड्यूस करते हैं। चाइना यहाँ से मंगा के चीज़ें आपकी उसके वो अपना क्या वैल्यू एडिट करके उसके साथ बेचता है। आपका मार्बल यहाँ से जाता है, हम निकालते हैं ब्लास्टिंग करके, चौथा हिस्सा मार्बल बचता है, 3 हिस्सा ज़ाया हो जाता है, बाहर जाता है। वही चीज़ जो हम सर्जिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, हम एक सीजर 100 रुपये की बनाते हैं, जर्मनी में हमारी वही ब्रांड बना के अपना ब्रांड वाला ब्रांड लगा के 2,000 की बेचता है ना। हमारे हम वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे कुछ लोकल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको एड्रेस जरूरी है। चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप लोगों ने सफर किया होगा इस चीज को और कुछ टारगेट्स भी रखे होंगे गुज़िश्ता दौर में। जो मैं अब आपसे सवाल रखने जा रही हूं, मैं चाहूंगी ज़ैगम खान साहब भी बाद में इसको एड्रेस करें। 3,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी है, सर्कुलर डेट करीबन 4,000 अरब का है, जिसमें 2,500 बिजली का और पहली बार मैं तो सुन रही हूं, करेक्शन कर दीजिएगा, 1,400 अरब गैस का सर्कुलर डेट है। ये 7,000 अरब रुपए है जो ये कौम अपनी नाअहली के हाथों खुद चोरी करती है। बिजली चोरी लॉसेस जो है वो 300 अरब है, लाइन लॉसेस 300 अरब है। चीमा साहब, या आप लोगों के सामने भी तमाम फिगर्स रहे होंगे, ये नाअहलियां जो हैं ये फिक्स नहीं हुकूमत पाकिस्तान कर सकती, वो कोई भी हुकूमत हो। क्या इन चोरों को पकड़ा नहीं जा सकता है? क्यों 7,000 अरब बचाया नहीं जा सकता कि हुकूमत के खजाने में चला जाए? देखिए, लाइन लॉसेस की बात करें या बिजली चोरी की बात करें, गैस चोरी की बात करें, ये तो यू कैन से कि सर्टन एरियाज हैं
जो कभी नो गो एरियाज होते थे या आप कह लें कि पॉपुलर डिसीजंस जो गवर्नमेंट्स के थे वो इसको अलाउ नहीं करते थे। हमारे दौर में ये नॉमिनल या आप कह लें किसी हद तक कम हुए, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सके। ये तो एक पुरानी स्टोरी है। मैं जो नई स्टोरी में जो देखें आज के बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, जो नई स्टोरी इसमें आ रही है वो ये आ रही है कि आपका जो यू कैन से इंटरेस्ट रेट है वो 20% से ऊपर जा रहा है। ये होना चाहिए सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट की बजाय ये 20% से ऊपर जा रहा है। और फिर जो बेसिक इनपुट है वैल्यू एडिशन में गैस, बिजली और तेल, वो इतना महंगा हुआ है। तीसरी बात इसमें यह है कि देखें इसमें एक नई जो चीज़ है, 26 मार्च को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है, मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में आप कह लें मैं प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र था, तो मेरा ये महंगाई को कंट्रोल करना, या महंगाई के फिगर्स या इसकी तर्जमान जो था वज़ारत ख़जाना का और फूड सिक्योरिटी, वो भी मेरे ज़िम्मे थी बात। तो वो मैं वीकली जायज़ा ले रहा था और कंट्रोल भी कर रहा था सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करके, चीफ सेक्रेटरीज और वज़ीर आला के साथ। तो वो चूँकि मेरी आदत है, एक तो मैं देख रहा था कि 26 मार्च 2022 को जो प्राइस थी 10 आइटम की, बिजली, गैस और तेल, और उधर आटा, चीनी, घी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और यू कैन से दिस दालें और गोश्त, ये 10 आइटम बनते हैं। ये टोटल 10 आइटम में 26 मार्च की प्राइस और पिछले हफ्ते की प्राइस, इनमें फ़र्क है पर कैपिटा 44,000 रुपये का पर ईयर। एक बंदे का जो कीमत में फ़र्क आ गया 10 आइटम में, जो एवरेज कंजम्पशन है उसके हिसाब से 44,000 रुपया ज़्यादा खर्च हो गया। इसका मतलब है कि 5 मेंबर की अगर फैमिली है तो 20-22 हज़ार रुपये आपका बजट, आपका ये 10 चीज़ों में आपके एक्सपेंस बढ़ गए हैं। अब 10 चीज़ों इसमें ना तालीम है, ना इसमें सेहत है, ना इसमें आप कह लें कोई घर का किराया है, ना कपड़े खरीदने हैं, ना कोई और चीज़ है, ना मेडिसन है। इसमें सिर्फ ये 10 चीज़ें हैं। मैंने 7 खाने की चीज़ें बताई हैं और 3 एनर्जी की बताई हैं। 44,000 रुपया, ये 22,000 रुपये पर फैमिली। अब इसको लेके चलना, और दूसरी तरफ आप तनहा लोगों की बढ़ा रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं 5% और तनहा बढ़ा रहे हैं 15%। तो ये यू कैन से कि सर्वाइव कैसे करेंगे लोग, इशू इस वक्त ये बना हुआ है। आप तो तरक्की की बात कर रही हैं, तरक्की की बात तो दूर की बात है। तरक्की होती है जब लोग काम करते हैं। अगर और काम करने के लिए जैसे हंगर कहते हैं, भूख इसको अगर डिफाइन करें तो इट्स लाइक ए पेन, इट्स ए बॉडी पेन, कि आपको पेन होती है, और जब आपको पेन होती है तो यू कांट कंसंट्रेट, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये जो चीमा साहब, दिस इज नॉट ए सडन फिनोमेना ना कि आज कुछ हो गया है। फिगर्स तो ये बताते हैं पिछले पौने 4 साल में 2 करोड़ आबादी खते गुर्बत से नीचे गई। सर, आपके पौने 4 साल में 2 करोड़ आबादी खते गुर्बत से नीचे गई। मजमूरी तौर पे बात करें ना चीमा साहब, फिर वही हम लोग पॉलिटिसाइज करके स्टेटमेंट्स, चाहे आपकी हुकूमत हो चाहे तो कोई दूसरी हुकूमत हो। आयशा, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इसको बिल्कुल बात समझे बगैर आप बात कर देती हैं। ये मुनासिब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये आज हुआ है, आप फिगर देखे बगैर अगर बात कर देंगी तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि बात हो रही है 5% GDP ग्रोथ की। 5 आज 7:30 का टाइम हो गया, 7:45 का, ये नोट कर लें। GDP ग्रोथ 2.5% से लेके 3% इसके दरमियान कहीं फॉल करेगा। ये 5%, 4% तक रहेगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन बात ठीक होगा। ये 3 से नीचे रहेगा। ये 3 लिख लें, नोट कर लें, रिकॉर्ड हो रहा है। ये 3 से नीचे रहेगा। चले हो नहीं सकता। चले, लिख लिया हमने। 3 आप को भी आपने किल कर दिया। मैं जो द पॉइंट आई वांट टू एस्टैब्लिश वो ये है कि जो 2 प्रोडक्शन के सेगमेंट है बुनियादी, एक ज़राअत है और दूसरा वैल्यू एडिशन में एग्रीकल्चर है, ये है क्या नाम है, इंडस्ट्री है। तीसरा फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर। ये तीनों सेक्टर जो है ये डैमेज हो गए हैं इस बजट में। ये तीनों चीजें डैमेज हो गई हैं, और ये तीनों अगर डैमेज हो जाएंगे तो फिर सर्विस सेक्टर कहाँ से आएगा, ग्रो करेगा। और चौथी बात इसमें यह है कि जब यू कैन से कि अभी 230 पेजेस का बजट है, इसमें अभी चीजें बड़ी अनवील होने वाली हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हुकूमत के सर पर जरूर मलबा आएगा। आपकी बात दुरुस्त है आने वाले 2 महीने में। लेकिन मेरा ये भी सवाल है, और वो सवाल बना रहेगा कि जहां पर हुकूमत के इदारे अपनी नाहलियों से 7,000 अरब मुल्क में डबो दें, और वो 7,000 अरब आपके खसारे से भी कहीं ज्यादा है, तो इसकी पूछ करने को कोई नहीं है। बातें अगली जरूर खड़ी की जा सकती हैं, बुनियाद सही ना हो तो उस पर कोई भी सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम खान साहब, आज का बजट देखने के बाद माजी के बजट देखते हुए और फिर जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं इनको देखते हुए हमारी मईशत की बुनियाद लोन्स ही रहेंगे, टैक्सेस हमारी मईशत की बुनियाद नहीं है, यहाँ के लोग खुद अपने टैक्स निज़ाम को भरोसा क्यों नहीं करते हैं? हमारी मईशत की बुनियाद प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स नहीं है, वो सबसे बड़ा मसला है। और गवर्नेंस बहुत बड़ा मसला है, जिसमें टैक्सेशन भी एक अहम मसला है। और इन सब चीज़ों को आप एक लफ्ज़ में समेट सकती हैं, वो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी। अब एक सवाल ये है कि 2018 में पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो 6.1% थी और हम एक बहुत बड़े क्राइसिस में चले गए। हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारे आर्मी चीफ ने जगह जगह जाकर लोगों से उधार मांगा। इस साल हमारा ग्रोथ रेट 6% है और हम पहले से कहीं बड़े बदतरीन बहरान में हैं। अब हमारी हालत ये है कि हम कहीं जाकर हाथ भी नहीं फैला सकते, अब हमें कोई देने को भी तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि पहले IMF में जाओ, उसके बाद हमारे पास आओ, क्योंकि हमें खदशा ये है कि तुम हमें हमारे पैसे वापस नहीं कर सकोगे। इस दरमियान में क्या हुआ कि हमारा जो पब्लिक डेट था वो 25,000 अरब से 44,000 अरब पे चला गया। हमारा रुपए की कीमत आधी हो गई। इन्फ्लेशन ने गरीब की जो है वो कमर तोड़ दी। अब जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, अब मैं आपको सिर्फ इसमें एक स्टडी का बताऊंगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक स्टडी ने कहा कि जब भी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4.5% से ऊपर जाएगा, पाकिस्तान में बहरान आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। क्या वजह? क्योंकि पाकिस्तान का ग्रोथ जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है और पाकिस्तान की इकानमी और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो किसी तरह की रिफॉर्म नहीं की गई। अभी जो बातें हैं उसमें आप देख लीजिए, क्या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की कोई रिफॉर्म की गई, पावर सेक्टर की कोई रिफॉर्म्स जो हैं वो की गई। उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस को हेल्प करती हैं, कि एक ऐसी सिविल सर्विस जो बिजनेस फ्रेंडली हो, क्या सिविल सर्विस रिफॉर्म की गई? क्या जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म की गई? क्योंकि आपका कोई बिजनेस में तनाज़ा हो जाए, यहाँ कोई आपका प्लाट उड़ा के ले जाए, कोई आपका आपस में तनाज़ा हो, तो 30-30 साल हल नहीं होता। वो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मुतल्लिक है, नहीं किया गया। अब आप देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा क्राइसिस आता है वो आता है ट्रेड डेफिसिट का, जिससे मेनली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इमर्ज करता है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम है। अब इंपोर्ट्स अक्सर ऐसी है जिसको कर्टेल करना बहुत मुश्किल है। एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट्स किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, ये समझना कि सिर्फ हमारा इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, वो नहीं बढ़ा सकता। बहुत सी बातें जो हमें इस पर फिगर्स बताई जा रही हैं वो बड़ी मिसलीडिंग है। ये 4-5 बिलियन डॉलर का जो इजाफा हुआ है, ये मेनली ज़्यादा एक्सपोर्ट की वजह से नहीं हुआ, ये ज़्यादा कीमत की वजह से हुआ है। कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन आई है, कपास की कीमत दुनिया में बढ़ी है, तो उसकी वजह से टेक्सटाइल की कीमत भी बढ़ी है। अब हमें ज़्यादा रेट मिल रहा है, लेकिन उसी के दूसरा आप सिक्के का रुख देखिए कि हमें इंपोर्ट्स पर भी तो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, ये मसला हल होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, कि कोई बाहर से आए, आकर एक्सपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्ट करे और फिर वहाँ से हमारी जो वैल्यू चेन है उसके अंदर शामिल हो जाए। देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पुरानी बात हो गई। अब आप वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनते हैं। कुछ चीज़ें आप बनाते हैं, कुछ चीज़ कोई और बनाता है। इंजन किसी और ने बना लिया, चेसेस आपने बना लिया, आपने चेसेस इंपोर्ट कर दिया, लाइटें बना के एक्सपोर्ट कर दी, आपने टायर एक्सपोर्ट कर दिए, किसी से कुछ और ले लिया। यानी आप ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन वो तभी बनते हैं जब आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आप हशर देख लीजिए। पाकिस्तान में मैं तो समझता हूं एक कंसेंसस है सबका कि हमने तरक्की नहीं करनी। आप जरा जिन्होंने बाहर आके इन्वेस्ट किया है, आप ये जरा देख लीजिए उनके साथ अदालत आलिया ने क्या हशर किया। जिन्होंने आके माइनिंग में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने आपके पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया, कौन यहां पे आएगा? हुकूमत ने उनके साथ क्या सलूक किया, अवाम भी क्या सलूक करते हैं, आप जरा देखिए। जिन्होंने आके पाकिस्तान के कुछ सेक्टर्स में, मिसाल के तौर पर कुछ मोबाइल कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, कोई छोटा सा वाकया वहां होता है, यहां आके उनके फ्रेंचाइजेस पे जो है वो पथराव हो जाते हैं। तो जब तक हम उस सोच में नहीं जाएंगे कि हमने इस इकानमी को, जो ये प्लाटों की इकानमी है, जो ये शुगर इंडस्ट्री की इकानमी है, ये इकानमी जिसमें सेठ, मुनाफाखोर सेठ, मैं लेजिटिमेट बिजनेस की बात नहीं कर रहा। देखिए, लेजिटिमेट बिजनेस की कास पर आप ऐसे बिजनेस को फरोग दे रहे हैं जो ले तो सब कुछ रहा है, दे कुछ नहीं रहा। जिसकी दो मैंने मिसालें दी, दो बड़े क्रोनी सेक्टर्स की मिसालें दी आपको, शुगर इंडस्ट्री की
और रियल एस्टेट की, और उसमें कुछ और सेक्टर भी गिन सकते हैं, मसलन लो एंड टेक्सटाइल जो ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। भी खुदा के वास्ते बांग्लादेश को देखें आप, क्योंकि सियासत करना चाहते हैं बहुत से लोग जो हैं, वो सियासत और बिजनेस का गठजोड़ जो हो गया है, इसको तोड़कर जब तक आप ऐसा माहौल पैदा नहीं करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और आपकी इकानमी एक हेल्थी इकानमी बने, जो आपने खदशात जाहिर किए वही कुछ होगा। उसकी एक आप सिर्फ मिसाल लीजिए, हमारे पास जो बेहतरीन मौका था वो था कि चाइना की जो सनसेट इंडस्ट्री है, जो चाइना में अब कंपेटिटिव नहीं रही और चाइना जिनको बाहर लगा रहा है, वो पाकिस्तान में आए। हमने उनसे पैसे लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ है जहां पर आकर चाइनीज ने इन्वेस्ट करनी थी? जो हमारे फायदे की चीज थी तो वो हमने की ही नहीं। सड़कें तो हमने खुली कर ली, उन सड़कों पर जिन माल ने जाना था और जिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ने करना था, एक भी पाकिस्तान ने नहीं बनाया। ठीक है ज़ैगम साहब, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने रखे हैं। लेजिटिमेट बेस तो किसी भी सेक्टर की हो सकती है, मगर उसकी जो इलिजिटिमेसी है वो फिर वही हमारे निज़ाम के ऊपर पूरा सवाल है। और जो बात कर रहे थे मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, सर ये किसी न किसी तरह उसी बात से लिंक हो रही है। क्यों नहीं हम लेजिटिमेट तरीके से इंडस्ट्रीज को ग्रो कर पाते हैं? क्यों नहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकरेज हो पाती है? हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते? निज़ाम के अंदर की खामियां, ये जो तमाम मसाइल ज़ैगम साहब हाईलाइट कर रहे हैं, आपने भी इसी तरह की बात की, निज़ाम की खामियों को दुरुस्त करने के लिए किसको इनिशिएट करना पड़ेगा? किस तरीके से ये तमाम सेक्टर्स अपना हिस्सा डाल सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको बेहतरी की तरफ ले जा सकें? हेलो जी मिर्जा साहब, आवाज आ रही है? मिर्जा अब्दुल रहमान साहब जी अब आ रही है जी। आपकी आवाज़ मुझे नहीं, जी आपकी आवाज़ मुझे बीच में नहीं आई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें इन सारी चीज़ों का हाल ये है कि सियासत अलहदा होनी चाहिए और बिज़नेस अलहदा होना चाहिए। आप इसके लिए आपके मुल्क में एक इतना बड़ा अदारा है फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी 250 ट्रेड बॉडीज़ पूरे पाकिस्तान में है और पूरे पाकिस्तान से वो लिंक है और दुनिया से लिंक है। जब भी जो कुछ भी बनता है, सियासी गवर्नमेंट या जो भी आती हैं, ये अपने हवारियों को, अपने दोस्तों यारों का, जिनको बिज़नेस से टके का भी वास्ता नहीं होता, उनको साथ शामिल कर लेती है। उनको ये मुख्तलिफ मुल्कों में टूर कराती हैं, वहाँ लेके जाती हैं, और मुल्की मईशत की बात होती है तो उनको बिज़नेस काउंसिलों में डाल लेती हैं। होना ये चाहिए कि जो आपके पास एक एपेक्स बॉडी पाकिस्तान में बैठी है, जिसके पास हर चीज़ की सहूलियात हैं, जिसके पास माहिर इक़्तिसादियात हैं, सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड इसमें काम कर रहे हैं, आप उनकी खिदमात हासिल करें। बिजनेसमैनों की, बड़े बड़े माया नाज बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं, उनको साथ शामिल करके उनके मशवरों से आप चलें, ना कि आप चलते हैं आप अपने पॉलिटिकल ओहदेदारों के साथ। जो आपके ओहदेदार होते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के, वो अपने को बुला लेते हैं, वो सारे मारे मैशियात बन के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं मैशत के दावादार हम हैं। असल बात यह देखें, जिस वक्त किसी बिजनेसमैन से आप बिजनेस की बात करेंगे तो वो आपको बिजनेस के हवाले से सोचेगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई कि मैं फलां बंदे को भी राज़ी करूँगा, फलां बंदे को भी राज़ी करूँगा, फलां सियासी नारा उससे लगाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। वो अपने कारोबार को देखेगा कि मुल्की मैशत किस तरह तरक्की करेगी। अब बात यह देखें, आपने सीधी सी बात है, आपकी बिजली भी महंगी हो गई है, आपकी गैस भी महंगी हो गई है, लेबर भी कोई नहीं रही, पेट्रोल महंगा हो गया, ये बेसिक जो चीज़ें। फिर आप देखें, अभी हमारी एक पीछे मुफ्ता इस्माइल साहब से कुछ दिन पहले बजट पे मीटिंग हुई थी, हमारा चैम्बर प्रेसिडेंट भी था, हमने वहाँ भी उनसे बात की, हमने कहा देखें मार्कअप नीचे करें, सिंगल डिजिट पे ले। वो कहते ये तो हो नहीं सकता। देखिए शौकत अजीज साहब के ज़माने में 6-5% पे चला गया था। देखिए आप कारोबारी बंदे को जब आप मार्कअप पहले उससे 25% ले लेंगे, वो कारोबार क्या करेगा, वो बाहर एक्सपोर्ट कैसे करेगा? आपका माल देखे, आपके साथ बांग्लादेश बैठा है, उन्होंने मिसाल दी जैसे, उसकी देखिए ग्रोथ बढ़ी है, इंडिया बैठा है, दुनिया में और बैठे हैं। बात यह है कि आप इस वक्त देखो वियतनाम को देख लें, वियतनाम और इंडोनेशिया को देख ले, वियतनाम की जितनी प्रोडक्ट है चाइना का इस वक्त मुकाबला कर रही है, और पूरी दुनिया में वियतनाम इस वक्त छाया हुआ है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आप खुदारा बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चले, उनके मशवरों पे चलेंगे। बिजनेसमैन जो है मशवरों से चले, बेहतर हाल देगा, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन और बिजनेस की बात सोचेंगे। दुरुस्त मिर्जा साहब। चीमा साहब, अब सवाल ये बनता है, कुछ पॉइंट्स के क्या मसाइल हैं एक्सपोर्ट ना बढ़ने के,
साहब ने रखे, कुछ बातें मिर्जा अब्दुल रहमान साहब ने कही। जैगम साहब कहते हैं हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और मिर्जा अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि बिजनेस और पॉलिटिक्स को अलग अलग करें और फिर इसको चलाया जाए। अब मजमूई तौर पर आप इन दोनों की ओपिनियन से कितना इत्तेफाक करते हैं या कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, ये यू कैन से कि ओरिएंटेशन होती है। मसलन सियालकोट हमारे यहाँ शहर है, एक ये ज़िला है, सियालकोट की ओरिएंटेशन जो है एक्सपोर्ट की है। फैसलाबाद की ओरिएंटेशन एक डिफरेंट है, लाहौर की ओरिएंटेशन कंजप्शन बेस ज़्यादा है। सो बेसिकली इसी तरह हुकूमतों का होता है, या आप कह रहे हैं जो वज़ीर ख़जाना बनाते हैं उसकी ओरिएंटेशन होती है। मसलन पाकिस्तान की तारीख 1947 से लेकर 2022 तक 23 रिजीम्स हैं। 23 रिजीम में जो 2 रिजीम में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है, वो एक 1997 से लेकर 1999 की थी और दूसरी 2013 से 2018 की थी। दोनों बार दोनों मियाँ साहिबान वज़ीर आला और वज़ीर आज़म थे, और सिर्फ 1997 में 10% हमारी एक्सपोर्ट कम हुई और 2013 से 18 में 7% हमारी एक्सपोर्ट कम हुई। वरना बड़े बड़े निकम्मे लोग यहाँ आए, बड़े बड़े गए गुजरे लोग आए, कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम नहीं हुई। थोड़ी बड़ी या ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट ओवरऑल मजमूई तौर पर पाकिस्तान की हर रजीम में बड़ी है, स्वाय इस रजीम के 2 रजीम के। सो बेसिकली ये भी ओरिएंटेशन है कि आपकी टारगेट क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि इसमें हुक्मरानों को ये पता होना चाहिए। 2 बातें, एक जैगम साहब कर रहे थे, एक मैं कर रहा हूँ, कि एक तो ये कि जब तक आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लाते, एक वो इशू है, उस वक्त तक आपकी ना करेंसी स्टेबल होती है, ना आपकी वैल्यू एडिशन होती है, ना आपके लोगों को रोजगार मिलता है, और ना आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और दूसरी बात एक्सपोर्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज़ें, इन पे फोकस करके चलना चाहिए। इन इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अगर कोई गवर्नमेंट रिलीफ दे के, जिस तरह हमने दिया था गैस और बिजली का अनइंटरप्टेड सप्लाई थी, और हमने उसको कम्पिटिटिव बनाया, रीजनल जो थी उसके मुकाबले में हमने कम्पिटिटिव बनाया, जिससे हमारी 11 अरब डॉलर से बढ़ गया 20 अरब डॉलर 2 साल में आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होगी, और इस अगले साल 26 अरब होने जा रही थी। और इनका टारगेट था कि हम 2028 तक हम आपको देंगे 38 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट देंगे। सो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं तो इसके साथ रिलेटेड हूँ, मैंने अपटमा के लोगों को बार बार सारे चैम्बर्स में जाके खिताब किया, मिला, उनको पूछा, उनसे बड़ी मीटिंग्स की मैंने। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, और ना मुश्किल है। बेसिक बात है कि आप उन्हें कम्पिटिटिव बना के रखें। स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आपको कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल भी बाहर से लाने पड़ेंगे। कुछ जिन लोगों ने चाइना में काम, चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी कम्पिटिटिव थी, वहाँ से आप इन्वेस्टर लाएं, वहाँ से आप एक्सपर्टीज भी लाएं, वहाँ से आप रिसर्च भी लाएं या भी लाएं। और दूसरा ये है कि आपको एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये मेंटालिटी लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, मिर्जा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ। चीमा साहब जहाँ कंक्लूड करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट सेक्टर यहाँ फोकस करने, इसको फैसिलिटेट करने की जरूरत है, तो मामलात का बेहतर तौर हल निकल सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।